आज की हमारी चर्चा का स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल है। भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। अभी सुनने में एक भारी भरकम अकादमिक लाइन लगती है, लेकिन आज हम इसी की परतें खोलेंगे। ये बहुत जरूरी नजरिया है असल में। हमारा मिशन यही समझना है कि जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ रिश्वत, घोटाले, मतलब सिर्फ कानूनों को तोड़ने की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, या फिर ये किसी गहरी सड़न का सिर्फ एक लक्षण है, एक ऐसी बीमारी जहां ईमानदारी, जिम्मेदारी, भरोसा, मतलब ये जो सामाजिक मूल्य हैं वही कमजोर पड़ गए हों। आज हम इस समस्या की जड़ों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन मूल्यों को फिर से कैसे मजबूत किया जा सकता है। और देखिए, ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम भ्रष्टाचार को सिर्फ एक कानूनी जुर्म मानते रहें तो हमारा सारा ध्यान किस पर रहेगा? सजा पर, पुलिस पर, अदालतों पर। हाँ। लेकिन जब हम इसे मूल्यों की विफलता के तौर पर देखते हैं तो हमारा ध्यान एक सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की तरफ जाता है। हम फिर ये सवाल पूछते हैं कि आखिर वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो एक ईमानदार इंसान को भी बेईमानी करने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। स्रोत का जो मूल विचार है कि भ्रष्टाचार एक लक्षण है, असली बीमारी नहीं, वो हमें समस्या को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। मुझे याद है, एक बार मैं एक सरकारी दफ्तर में थी और एक क्लर्क ने मुझसे कहा, मैडम चाय पानी का कुछ कर दीजिए तो फाइल जल्दी आगे बढ़ जाएगी। अच्छा। उस वक्त वो जो चलता है वाली बात है ना, वो सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक असली चुनौती बनकर मेरे सामने खड़ी थी। सही बात है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे समझौते ही तो उस बड़ी बीमारी की जड़ हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपने जो ये चलता है वाली मानसिकता का जिक्र किया, वो बहुत दिलचस्प है। समाजशास्त्र में इसे एनोमी या कह लें मानकहीनता की स्थिति कहते हैं। अच्छा। ये वो स्थिति होती है जब समाज के पुराने नैतिक नियम और मूल्य वो टूट जाते हैं, लेकिन उनकी जगह नए मजबूत मूल्य स्थापित नहीं हो पाते, तो एक खालीपन आ जाता है। बिल्कुल। और इस खालीपन में भ्रष्टाचार और जुगाड़ जैसी चीजें एक तरह का नया नियम बन जाती हैं। लोगों को लगता है कि सिस्टम में टिके रहने का, अपना काम निकलवाने का यही एकमात्र तरीका है। मतलब ये व्यक्तिगत लालच नहीं रह जाता। नहीं, ये फिर जिंदा रहने की एक रणनीति बन जाता है। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब ये कि लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हैं जहां सही रास्ते पर चलना लगभग नामुमकिन सा बना दिया गया। काफी हद तक इसे ऐसे समझिए कि मूल्य किसी भी समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, और कानून, पुलिस, अदालतें, ये सब हार्डवेयर हैं। ठीक है। अब सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ही वायरस आ जाए तो कुछ काम नहीं करेगा। कुछ नहीं। आप दुनिया का सबसे महंगा और पावरफुल हार्डवेयर भी लगा लें, वो ठीक से काम नहीं करेगा, बार बार हैंग होगा। सही बात है। हमारे कानून दुनिया के बेहतरीन कानूनों में से हो सकते हैं, लेकिन अगर समाज के सॉफ्टवेयर में ही ये बात बैठ गई है कि नियमों को तोड़ना ही समझदारी है, तो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वो हमेशा उस हार्डवेयर को बाईपास करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है। पूछिए। अगर जड़ें इतनी गहरी हैं, अगर समस्या हमारे सामाजिक सॉफ्टवेयर में है, तो एक आम इंसान के तौर पे क्या कोई उम्मीद है? हम कहाँ से शुरू करें? क्योंकि ये इतना बड़ा और फैला हुआ मसला लगता है कि समझ नहीं आता कि पहला कदम कहाँ रखा जाए। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और इसका जवाब किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई स्तरों पर एक साथ शुरू होता है। और सबसे पहली और बुनियादी इकाई है परिवार। परिवार? हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि परिवार पहली पाठशाला है, लेकिन हम शायद इसके असर को कम आंकते हैं। मतलब? ये सिर्फ बच्चों को अच्छी बातें सिखाने के बारे में नहीं है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वो सीखते हैं जो हम करते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर घर में माता पिता बिजली का बिल बचाने के लिए मीटर में छेड़छाड़ करने पर गर्व महसूस करते हैं, या ट्रैफिक पुलिस वाले को 100 रुपए देकर निकलने को अपनी स्मार्टनेस बताते हैं, बिल्कुल, तो हम बच्चे से ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। वो तो उसी व्यवहार को सफलता का शॉर्टकट मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ, अगर एक पिता अपने बच्चे को बताता है कि उसे प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने रिश्वत देने से मना कर दिया, और वो इस बात पर शर्मिंदा नहीं बल्कि अडिग है, तो वो बच्चे के मन में सत्यनिष्ठा का जो बीज बोता है, उसकी कीमत कोई किताब नहीं चुका सकती। यही है असली चरित्र निर्माण। यही है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज के दौर में जहां स्कूलों पर अकादमिक प्रदर्शन का, अच्छे ग्रेड्स लाने का इतना ज्यादा दबाव है। ये एक चुनौती तो है। क्या नैतिक शिक्षा के लिए सच में कोई जगह बची है,
या ये सिर्फ एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा आपने कहा। हमारे कई स्कूलों में नैतिक शिक्षा का विषय या तो है ही नहीं, या फिर बस एक बोरिंग क्लास होती है। हाँ, जिसमें कुछ कहानियां सुनाकर परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक जीता जागता हिस्सा बनाया जाए। उसे सिर्फ सिद्धांतों की किताब न रखकर व्यावहारिक बनाया जाए। बिल्कुल। जैसे बच्चों को ऐसी टीमों में प्रोजेक्ट दिए जाएं जहां उन्हें संसाधनों को ईमानदारी से बांटना हो। अच्छा। या उन्हें ऐसी केस स्टडीज दी जाएं जहां उन्हें नैतिक दुविधाओं पर बहस करनी हो। हाँ। असल मकसद बच्चों के अंदर सहानुभूति, जिम्मेदारी और सही गलत में फर्क करने की क्षमता पैदा करना होना चाहिए, ना कि सिर्फ उन्हें कुछ आदर्श वाक्य रटा देना। बिल्कुल। अच्छा, घर और स्कूल से निकलकर जब हम समाज में आते हैं तो यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। क्या? हम एक समाज के तौर पर किन लोगों को अपना नायक, अपना हीरो मानते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारे हीरो वो लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम करके एक सम्मान की जिंदगी बनाई, या वो लोग जिन्होंने किसी भी तरीके से बस पैसा और पावर हासिल कर लिया? जब तक हम दौलत और ताकत को बिना ये सवाल पूछे सलाम करते रहेंगे कि वो आई कहाँ से है, तब तक हम युवाओं को गलत संदेश ही देते रहेंगे। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि जिन समाजों में सामूहिक सम्मान यानी कलेक्टिव ऑनर को बहुत महत्व दिया जाता है, वहां ईमानदार लोगों को हीरो बनाने की परंपरा भ्रष्टाचार पर एक मजबूत अंकुश लगाती है। ये कैसे काम करता है? देखिए, जब किसी ईमानदार अफसर या नागरिक को समाज सम्मानित करता है तो ये सिर्फ उसकी सराहना नहीं होती, यह एक तरह का सामाजिक निवेश होता है। ये समाज बाकी लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को, ये संदेश देता है कि हम इस तरह के व्यवहार को महत्व देते हैं और यही सफलता का असली पैमाना है। और समाज की ये धारणा बनाने में मीडिया की भूमिका तो बहुत ही बड़ी है। बहुत बड़ी। और जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, ये एक दोहरी तलवार की तरह है। वो कैसे? एक तरफ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, वो तो है। ये शक्तिशाली लोगों में एक डर पैदा करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? अगर मीडिया 24 घंटे सिर्फ घोटाले, बेईमानी और सिस्टम की नाकामी की खबरें ही दिखाता रहेगा तो एक निराशा का माहौल बनता है। बिल्कुल। आम नागरिक में एक तरह की हताशा और निराशा घर कर जाती है। उसे लगने लगता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब चोर हैं, और इस माहौल में ईमानदार बने रहना बेवकूफी है। बेवकूफी है। तो मीडिया की एक ज्यादा रचनात्मक भूमिका क्या हो सकती है? मीडिया को समाधान उन्मुख पत्रकारिता को भी उतना ही महत्व देना होगा। मतलब? सिर्फ ये न दिखाएं कि समस्या क्या है, ये भी दिखाएं कि समाधान क्या हो सकता है। अच्छा। उन गुमनाम नायकों की कहानियां सामने लाएं जो मुश्किल हालात के बावजूद ईमानदारी पर टिके हुए हैं। उन सरकारी विभागों या योजनाओं के बारे में बताएं जहां टेक्नोलॉजी या पारदर्शिता की वजह से भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। इससे लोगों में एक उम्मीद जागेगी। बिल्कुल। इससे लोगों में ये भरोसा पैदा होता है कि बदलाव संभव है और अच्छाई भी मौजूद है। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि सारी जिम्मेदारी व्यक्ति, परिवार और समाज पर है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? सोचिए, अगर कोई पूरी ईमानदारी के साथ एक ऐसे सिस्टम में काम करने जाए जो शुरू से आखिर तक भ्रष्ट है, तो क्या होगा? क्या वो अकेला टिक पाएगा? ज्यादा संभावना तो यही है कि सिस्टम या तो उसे बाहर फेंक देगा या अपने जैसा बना लेगा। हाँ, यहीं पर सिस्टम और संस्थानों की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। यहीं पर मूल्य और व्यवस्था का संगम होता है। मजबूत मूल्यों को जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों के सहारे की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, हम सिर्फ लोगों के नैतिक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जो नैतिक व्यवहार को आसान और फायदेमंद बनाए और बेईमानी को मुश्किल और जोखिम भरा। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण है प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना। जैसे? मान लीजिए किसी को कोई लाइसेंस लेना है और उसके लिए 20 अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हर टेबल पर फाइल रुकती है। ये भ्रष्टाचार के लिए एक उपजाऊ जमीन है। हाँ, हर जगह पैसे देने की गुंजाइश बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया जाए, हर स्टेप को ट्रैक करने की सुविधा हो और एक तय समय सीमा हो, तो रिश्वत की गुंजाइश अपने आप खत्म हो जाती है। इसी तरह सूचना का अधिकार RTI एक बहुत शक्तिशाली औजार है। जब अधिकारियों को पता होता है कि उनके हर फैसले पर सवाल पूछा जा सकता है तो वे ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हांगकांग की इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन यानी ICAC का उदाहरण बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, वहां क्या हुआ था? 70 के दशक में हांगकांग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था।
तब सरकार ने आईसीएसी की स्थापना की, जिसे 3 मुख्य शक्तियां दी गईं: जांच करने की पूरी आजादी, किसी भी स्तर के अधिकारी पर मुकदमा चलाने का अधिकार, और तीसरा, और सबसे जरूरी, जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षा और जागरूकता फैलाने का काम। मतलब तीनों मोर्चों पर काम किया। हाँ, और इन तीनों के मिले जुले असर से कुछ ही दशकों में हांगकांग दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट समाजों में से एक बन गया। ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो मजबूत संस्थाएं समाज का हार्डवेयर बदल सकती हैं। तो आज की पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भ्रष्टाचार से लड़ना किसी एक मोर्चे पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुआयामी युद्ध है जिसे व्यक्ति, परिवार, समाज और सरकार सभी को मिलकर लड़ना होगा। अगर हम सिर्फ कानून सख्त करते रहे लेकिन सामाजिक मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया तो ये ऐसा ही होगा जैसे हम पेड़ की पत्तियों पर दवा छिड़क रहे हैं जबकि दीमक उसकी जड़ों को खा रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बताइए। हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक ईमानदार समाज बनाना नहीं है, बल्कि एक लचीला यानी रिजिलिएंट समाज बनाना है। अच्छा। एक ऐसा समाज जो भविष्य में आने वाली नैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद तैयार हो। हाँ। लक्ष्य सिर्फ भ्रष्टाचार को रोकना नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जहाँ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा एक मजबूरी या विकल्प न होकर लोगों का स्वभाव बन जाए। हाँ, जहाँ लोग सही काम इसलिए न करें कि उन्हें पकड़े जाने का डर है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि यही सही तरीका है। ये तो एक तरह से समाज की रीप्रोग्रामिंग जैसा है। बिल्कुल, जहाँ नैतिक मूल्यों को देश के विकास और सफलता की नींव माना जाए, न कि कोई सजावटी चीज। आज हमने समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिए कई उपायों पर बात की, जो परिवार की छोटी सी इकाई से शुरू होकर सरकार की विशाल संस्थाओं तक जाते हैं। हमने देखा कि ये सिर्फ कानून या सजा का मामला नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ा है। और अब जाते जाते सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न। ये सोचने वाली बात है कि अगर आज हमारे समाज में किसी एक बुनियादी मूल्य को प्राथमिकता के साथ फिर से स्थापित करना हो, तो वो कौन सा मूल्य होना चाहिए जो सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और क्यों? क्या वो सत्यनिष्ठा होगी, या जवाबदेही, या शायद सहानुभूति, ताकि हम समझ सकें कि हमारे कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।